हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडिया में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी यानी कि वो स्कॉलरशिप के भरोसे कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये बात बोली हुई है कि आपकी पढ़ाई के बीच में कभी भी पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये स्कॉलरशिप जैसी चीज को आपके सामने ला कर रखा। अब आप लोग सपोज करिए कि किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आती है और उसकी जो फीस है वो स्कॉलरशिप के भरोसे ही भरी जाती है। जब उसकी स्कॉलरशिप आएगी तभी उसकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट होगी। तो आप लोग सोचिए कि उन बच्चों के साथ अब क्या हो रहा होगा। यही सिचुएशन हुई है काफी बच्चों के साथ जो कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। उनका सब कुछ ओके होने के बावजूद, उनका सब कुछ करेक्ट होने के बावजूद उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। और लास्ट में उनको एक नोटिफिकेशन वो लोग डाल देते हैं या फिर करंट स्टेटस में डाल देते हैं कि आपके लिए जो फंड है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कहीं भी कोई चीज मेंशन नहीं है कि इन्होंने किसके लिए कितना स्कॉलरशिप दिया है और कितना पैसा इनके पास बचा हुआ है, फंड खत्म हुआ है नहीं हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसा डेटा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इसी के रिगार्डिंग रहेगा कि यूपी स्कॉलरशिप के अलावा क्या कोई और ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और है भी तो वो क्या है। तो उसके लिए हम बात करेंगे, वो आपके सामने है, जिसका नाम है आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, वो है एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि नेशनल लेवल पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही होती है। कुछ बच्चों को इसका नाम पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है तो उनको अब पता चल जाएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे नए आए हैं या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिन भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो भी यहाँ पे पुराने अपने सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अच्छा है या फिर यूपी स्कॉलरशिप। इसके दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से में हमको अप्लाई करना चाहिए या फिर दोनों में अप्लाई करना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम इन डिटेल जानेंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, इसका इंटरफेस के बारे में, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वाला सेक्शन है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन, इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो क्योंकि जो भी इन्होंने नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं इन पे कभी भी कॉल नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको भी पता है। सिर्फ ये जो भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं इनके लिए कभी कभी कॉल मिल जाता है, तो उनसे भी कुछ खास रेस्पॉन्स इतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके तो ज्यादा भरोसे हम रह नहीं सकते कि आप लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प मिल रही होगी। उसके अलावा यदि हम बात करें एनएसपी पोर्टल की, ठीक है, जो एनएसपी पोर्टल का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो इनका, इसकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि इनका जो डेटा है वो काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज छुपा के नहीं देखी जाती। जैसे कि आप लोग इनके डैशबोर्ड पर जाओगे, देखिए डैशबोर्ड वाला सेक्शन आपको ये पब्लिक कॉर्नर में दिख जाएगा। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी डेटा देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इन्होंने कितने बच्चे इनके यहाँ अप्लाई करते हैं उस सब के बारे में, और उसी के साथ साथ बाकी डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि इस बार जितने भी न्यू एप्लीकेशन आए थे या फिर टोटल एप्लीकेंट्स थे, इनके पास वो थे 135 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 35 लाख यहाँ पे थे। उसके अलावा यदि हम बात करें जो भी वेरीफाइड हुए थे, वेरीफाइड एप्लीकेशंस वो थे 33.95, लगभग 34 लाख के समथिंग एप्लीकेशन यहाँ पे वेरीफाइड हुए। और जो टोटल स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो है 1824 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। टोटल स्कीम इनके पास 150 के समथिंग स्कीम होती है। और उसके अलावा भी आप थोड़ा सा जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को और बाकी का डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि टॉप 5 आपको स्टेट्स दिख रहे होंगे जो कि अप्लाई करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जिसमें, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, असम। ठीक है, इस तरीके से पूरा डेटा मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ स्टेट का डेटा देख लो आप, और जिन बच्चों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमाउंट के बेस पे आप देखोगे तो वो डेटा ये रहा जिसमें असम सबसे आगे है। ठीक है, और बाकी डेटा आपको दिख जाएगा, जैसे कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप, जेंडर वाइज देख सकते हो, पूरा डेटा किसको कितना पैसा दिया, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। और उसके अलावा भी बहुत सारा डेटा यहाँ पे टेबल के फॉर्म में या फिर आपको ग्राफ के फॉर्म में डेटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा जो भी है, हमें हमारे जो काम की चीजें हैं वो सिर्फ ये है कि हमको जानना है कि यहाँ पे किस बच्चे को अप्लाई कर सकता है या फिर कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई कर भी देते हैं तो हमको यहाँ पे कितना स्कॉलरशिप देखने को मिल रहा होगा, उस सब के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो उसके लिए सिंपली आपको देखो यहाँ पे आना पड़ेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 स्कीम आपको दिख रही होंगी, सेंट्रल स्कीम, यूजीसी एंड स्टेट स्कीम। तो बाकी 2 से तो हमें कुछ करना नहीं है, अपने लिए सेंट्रल स्कीम काम के, इसी के लिए हम इस वीडियो को देखने आए हैं। तो फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ थोड़ा नीचे चलोगे तो ये दिख रहा होगा डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो बाकी कुछ डेटा और आपके सामने आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, इन बच्चों के लिए यहाँ पे काम होता है बेसिकली। और स्कॉल जो भी इसकी स्कीम की क्लोजिंग डेट थी वो 31 जनवरी 2024। उसके अलावा यदि हम बात करें डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डेट, ये थी आप लोगों की 5 मार्च। जैसे करेक्शन विंडो ओपन होती है यूपी स्कॉलरशिप में, आप लोगों ने देखा हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको टाइम दिया जाता है। और उसकी जो 5 मार्च को लास्ट डेट रखी गई थी डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की। और इंस्टीट्यूट के लेवल से वेरिफिकेशन की भी 5 मार्च थी। और जो भी डीएनओ एसएनओ एमएनओ वेरिफिकेशन था वो आप लोगों का 7 मार्च तक यहाँ पे हो चुका था कंप्लीटली। और इसके अलावा जो भी बाकी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ किस तरीके से इनका जो भी गाइडलाइन है वो क्या क्या है, कौन बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इजीली देख पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंपल है। जितने भी गरीब बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा यानी कि पूरा अपना घर का खर्चा नहीं चला पाते, तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये मॉडल काम करता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है। ठीक है, उसके अलावा स्कोप की बात करें तो लगभग हर साल कम से कम 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स पूरे ऑल इंडिया में ये लोग प्रोवाइड करा रहे होते हैं। यू जो भी है मतलब इनका इसके थ्रू। ठीक है, अब उसके अलावा मैं आपको और थोड़ा नीचे लेके चलता हूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया जो भी एनएसपी का है वो 18 से 25 साल का है। और यदि हम यूपी स्कॉलरशिप की बात करें तो वहां पे थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है जो कि आपको 30 ईयर तक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ रिजर्वेशन भी होता है, जैसे यदि आप सीबीएसई और आईसीएसई को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी स्टेट से पास आउट हुए वाले बच्चे हैं 12th के, उनमें से 50% जो भी रिजर्वेशन है वो गर्ल्स के लिए रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है जैसे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके लिए 3% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और जो ये स्कॉलरशिप है जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी के अंदर ही माइनॉरिटी को रखा गया है और वहां पे माइनॉरिटी अलग से होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं और बात करूं यहाँ पे, और हम थोड़ा नीचे चलते हैं, अब आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। जितने भी बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स हु आर अबव 80th परसेंटाइल, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोला है, परसेंटाइल बोला है। परसेंटाइल क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, 80th परसेंटाइल होना चाहिए आपका क्लास 12th ऑफ 10th प्लस 2, यानी कि 12th में आपका 80th परसेंटाइल। 80th परसेंटाइल का मतलब है सपोज करो आपके साथ 100 बच्चे हैं। ठीक है, उन बच्चों में से आपको टॉप 20 में आना होगा, यानी कि ऊपर के जो भी 20 बच्चे हैं उनको आप ले लीजिए, बाकी 80 बच्चों को हटा दीजिए, ये होता है परसेंटाइल। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। और हर एक स्टेट का परसेंटाइल अलग अलग निकाला जाता है, हर एक बोर्ड का परसेंटाइल अलग होता है। जैसे कि आप सपोज करो, आप ये आपको सब कुछ वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं लिंक वगैरह आप लोगों को डाल दूंगा। परसेंटाइल आपको कैसे चेक करना है, जैसे सपोज करो यूपी बोर्ड का जो परसेंटाइल आता है टॉप 20 के लिए, सपोज करो आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और यही सीबीएसई की आप बात करो, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, यही आप सीबीएसई की बात करो तो वहीं आप लोगों को सीबीएसई के लिए ये जो परसेंटेज है ये कहीं 90 के समथिंग आप लोगों को चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, तो परसेंटाइल आप अपना निकाल के उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे काम करोगे। उसके अलावा यदि हम और नीचे चलते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे परसुइंग रेगुलर डिग्री कोर्स। ठीक है, जो आपका डिग्री कर रहे हो, जो भी ब्रांच है आपकी जिसमें भी आप एडमिशन लिया है वो रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस से कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसी के साथ साथ आप देखोगे परस्यूइंग कोर्सेज एट कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहा हो। ऐसा नहीं हो कि इसमें सिर्फ यूपी के बच्चे पढ़ेंगे या फिर इसमें राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग उस कॉलेज की होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ इन्होंने देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए आप इनका, नॉट अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप स्कीम इंक्लूडिंग स्टेट रन स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये बात आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे किसी अदर स्कॉलरशिप स्कीम में यदि आप पाए जाते हो तो आपका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके प्रति आप लोगों के साथ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आप एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो या फिर आप एनएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था, एक लड़की थी जिसने दोनों जगह अप्लाई किया था और उसको यदि मैं बात करूं यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से, यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से भी उसको 63.5 के यानी कि 63,500 रुपए आए थे। और एनएसपी के लिए अप्लाई किया था, यहां से उस बच्ची को लगभग 1,73,000 रुपए देखने को मिले थे। ठीक है, 1,73,000 रुपए यहां से आए और उसकी जो फीस थी मात्र 1,43,000 रुपए थी। तो आप लोग सोचिए कि इस बच्ची को कितना बेनिफिट यहाँ पे हुआ था। लेकिन
आपको ऐसा नहीं करना है। इसके केस में ऐसा हो गया कि डेटा नहीं उनको पता चला किसी भी रीजन बस, लेकिन यदि आप लोग ऐसा करते हो तो दोनों जगह से ही आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। सिर्फ एक चीज के लिए आपको अप्लाई करना होगा, एक ही स्कॉलरशिप के लिए। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे 5th पॉइंट देखिए, स्टूडेंट विद ग्रॉस, यानी कि यहाँ पे बात की गई है पेरेंटल फैमिली इनकम। पेरेंटल फैमिली इनकम वो होती है जिसमें आपके मम्मी पापा सबकी इनकम जोड़कर आपके घर में टोटल साल में कितना पैसा आ रहा है। यदि वो आपका अप टू 4.5 लाख है, यानी कि 4.5 लाख रुपए है पर एनम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि उससे ज्यादा आप लोगों का पैसा आ रहा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो भी इनकम सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फ्रेश एप्लीकेंट्स, ठीक है। जो आप इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको बस फर्स्ट टाइम लगाना है। यदि आपने पहली बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है तो एक बार आप लगा देना, उसके बाद फर्दर आपको किसी भी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कुछ पॉइंट और है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि इतने खास आपके काम के नहीं है। हाँ, इसमें से एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का जो भी करंट ईयर चल रहा है या फिर जो भी सेमेस्टर चल रहा है, उसमें आप लोगों को एटलीस्ट 50% जो भी आपके मार्क्स वहां पे मेंटेन करने होंगे। और जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो आप लोगों के लिए 75% रखा गया है, तो ये भी आप लोगों को मेंटेन रखना होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। और उसके अलावा जो भी आपका बेनिफिशियरी अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए, पैसा उसी में आएगा, यानी कि जो पैसा है वो डीबीटी के थ्रू आएगा, ठीक है। डीबीटी के थ्रू ही आएगा आप लोगों का, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, और उसके लिए आप लोगों का खुद का अकाउंट होना जरूरी है। और उसके अलावा कुछ और पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रिजर्वेशन के बारे में बता दूं। रिजर्वेशन रखा गया है यहाँ पे कुछ, जैसे कि रिजर्वेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी, इसमें से 15% जो भी सीट्स हैं आर जो कि रिजर्व करी गई है एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% रखी गई है आप लोगों की ओबीसी, एंड उसी के साथ साथ 5% जो भी रिजर्वेशन है वो है जो भी विकलांग है या फिर उनकी डिसेबिलिटी है, जो होनी चाहिए आपकी 40% के समथिंग, ठीक है। ये क्राइटेरिया या फिर जो भी है आप लोगों का रिजर्वेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ये सिंपल है, आप लोगों को ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके थ्रू करना होगा, डिजी लॉकर से ही आप लोगों का सत्यापित होगा। जो भी चीजें यूपी स्कॉलरशिप की तरह है उसी की तरह होगा, लेकिन जब भी ये डेट आएगी, इस बार तो आपका निकल चुका है, जब भी आगे लाइफ में या फ्यूचर में जब भी आपको ऐसा मौका मिलेगा अप्लाई करने के लिए, तो मैं विद लाइव प्रूफ आप लोगों को करके दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा एनएसपी पोर्टल के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके अलावा जिस तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है वो आप देख सकते हो। द रेट ऑफ स्कॉलरशिप रुपए 12,000 पर एनम एज ग्रेजुएट लेवल फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज, एंड रुपए 20,000 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पर एनम एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। ये इन्होंने कुछ पैसा यहाँ पे बताया गया है। और यदि मैं पैसे की बात करूँ, अब देखिए हम इसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा दोनों को कंपेयर करके। पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि आपको डीबीटी के थ्रू ही दी जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आप लोगों का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका खुद का अकाउंट होना जरूरी है। और वही सारी चीजें पीएफएमएस से वेरीफाइड होने के बाद आपको जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसके लिए एप्लीकेबल है। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज विल जो भी करते हैं ये आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। और ये एडमिशन के टाइम पे ही आप लोगों को पूछ लेना, यदि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप या फिर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, तो एडमिशन लेने से पहले आप लोग पूछ लेना, जितने भी नए बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे होंगे इस बार, कि आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप एनएसपी या फिर यूपी स्कॉलरशिप कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि ये कॉलेज वाले ही इन सब चीजों को कराते हैं, वही मास्टर डेटा को रेडी करते हैं और वही उस डेटा को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इनको पढ़ लेना एक बार, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, और यहाँ पे मेल आईडी भी आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पे भी आप अपना जो भी प्रॉब्लम है इनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इसके बारे में जो कि मैंने आपको बताया था, एनएसपी पोर्टल और यूपी स्कॉलरशिप, ठीक है। दोनों वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप बाकी चीजें चेक कर सकते हो, जो भी लॉग वगैरह इनका भी जो भी ये पूरा इंटरफेस है वो काफी ईजी है, ऐसा कुछ भी हार्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ये यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, इसके बारे में सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर होंगे पहले से ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा यदि आप लोगों के कोई और डाउट रह जाते हैं, या यूपी स्कॉलरशिप हो या फिर वो कोई भी स्कॉलरशिप हो, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट थोड़ा स्पीड से, कि क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और कब दोनों में क्या खास डिफरेंस है, ठीक है। उसके लिए भी बात करना जरूरी है,
देखिए यहाँ पे मैं एक तरफ यूपी स्कॉलरशिप ले लेता हूँ, एक तरफ एनएसपी स्कॉलरशिप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो आपका परसेंटेज चाहिए, ठीक है, वो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 60%। ठीक है, आप लोगों का जो परसेंटेज है वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या तो उससे ज्यादा हो या 60% हो। ये किसके लिए है? जनरल, माइनॉरिटी एंड ओबीसी। ठीक है, यही यदि आप एस सी एस टी कैटेगरी से आ रहे हो, एस सी एस टी कैटेगरी से आ रहे हो, तो फिर ये परसेंटेज आप लोगों के लिए 50% ही रह जाता है। ठीक है, और अब इसमें बात करें, इसमें आप लोगों को चाहिए 80th परसेंटाइल, ना कि परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटाइल मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं। जो भी यानी कि टॉप 20 में आ रहा होगा वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एज लिमिट है, यहाँ पे 30 साल तक आप लोग यहाँ पे मतलब कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे जो ये आप लोगों के लिए 25 ईयर यानी कि 25 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो अमाउंट है, अमाउंट लगभग सेम दिया जाता है और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो अमाउंट मिलता है लगभग इक्वली अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है। लेकिन आप लोग ये देख सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे एनएसपी पोर्टल के साथ है वो यूपी स्कॉलरशिप वाले कभी भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, या तो आप गर्ल्स हो या फिर माइनॉरिटी वाले हो, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट है कि आप लोग एनएसपी पोर्टल के थ्रू ही अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करें। अपने कॉलेज से बात कर लेना कि एनएसपी से आप लोग के यहाँ पे अप्लाई किया जाता है या फिर नहीं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के और कुछ डाउट हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट हो गया, एज लिमिट हो गई, मार्क्स वगैरह हो गए। ठीक है, और आप लोगों की जो इनकम है, यहाँ पे आप लोगों की इनकम टू 2 लाख से, ठीक है, यदि आप लोगों की इनकम 2 लाख है, उससे लेकर 3 तक, यानी कि जो एस सी एस टी वाले हैं उनकी जो इनकम 3 लाख भी होगी तब भी चलेगा। और यहाँ पे जो आप लोगों की एनुअल इनकम है पेरेंटल, यानी कि पूरे घर की जो इनकम निकल के आती है वो आपकी 4.5 लाख। ठीक है, उससे ज्यादा यदि आप लोगों की इनकम है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा फिर एनएसपी के लिए आप किसी भी स्टेट के हो, जबकि यूपी स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे यूपी में स्टडी कर रहे होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ है इन दोनों के बारे में। यदि आप लोगों को कुछ और जानना है या फिर किसी और स्कॉलरशिप के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और यदि जितने भी यूपी स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं उनकी अभी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो वो भी कमेंट में बता देना। और मैंने स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ और बच्चे उसका रेस्पॉन्स देते हैं, तो काफी सही लगता है। और आप लोगों की भी हेल्प वहाँ पे हो रही होती है किसी ना किसी थ्रू। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी कम्युनिटी पोस्ट में लेके चलता हूँ, वहां से आपको और थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा। देखिए, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है जो कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। जैसे मैं आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाऊंगा तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जो कि आपके काम की होती हैं। और ये आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि ये यूपी स्कॉलरशिप के लिए मैंने बनाया था। अभी तक देखिए यूपी स्कॉलरशिप के लगभग 34 से बच्चे थे यहाँ पे जिन्होंने वोट किया था। आप लोग देख पा रहे होंगे 3.4 के वोट्स थे। इनमें से 73% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। तो आप मान के चल सकते हो कि कितने बच्चे ऐसे हैं अभी। और ये वो बच्चे हैं जिनका करंट स्टेटस बिल्कुल वेरीफाइड है, वो बच्चे मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि इसमें कितना मतलब गड़बड़ होता है, और फिर भी इसका कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप पता लगा सको कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है। तो आप लोग एक बार कॉलेज से बात कर लेना, यदि एनएसपी वाला आप लोगों के वहां पे चलता हो तो एनएसपी मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वहां पे जो भी डेटा है वो देखिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, दोनों में जो डिफरेंस है, यदि आप बात करो यहाँ पे जो डेटा वेरिफिकेशन की, वो सेम होता है। आपका सबसे पहले कॉलेज पे आएगा डेटा, उसके बाद वो जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप वाला उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होता है। और ये वाला जो डेटा है आप लोगों का कॉलेज के लेवल से होगा, उसके बाद सीधा स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा, फिर वो एनएसपी के थ्रू इस तरीके से वो फिर आप लोगों के पास पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोनों का जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो डेटा है वो एक्यूरेट होता है। और उसके अलावा जो एक और बेनिफिट है आप लोगों को एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए, वो ये है, यदि मैं बात करूं एनएसपी के लिए, तो एनएसपी में एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों को जो मैसेज वगैरह है वो टाइम टू टाइम डिलीवर होते हैं। जैसे ही आपका कॉलेज लेवल से वेरीफाई हुआ, तुरंत आपको मैसेज आया, नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि जैसे ही आपका स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा। आप लोगों का एनएसपी से वेरीफाई होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें हो रही होती है टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पे मिलता है। जबकि यूपी स्कॉलरशिप में उसी दिन आपको पता चलता है, जब आपका करंट स्टेटस आप चेक करते हो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, आपको मैनुअली जाके वहां पे हर चीज देखनी पड़ती है।
तो यही सब चीजें थी इन दोनों के बारे में। इसके अलावा जो भी कुछ बचता है आप मुझे कमेंट में बता देना, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं।